नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। यूपी में सरकार अवैध निर्माणों में रह रहे आम लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर के आई है। सरकार 11 साल पुरानी शमन नीति को फिर से लागू कर चुकी है। इसके जरिए छोटे मोटे अवैध निर्माण जिन आम जनता के हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। इन अवैध निर्माणों को इन शमन नीति के जरिए वैध किया जा सकेगा और हमारा आज का चर्चा का विषय भी यही है। शमन नीति फिर से लागू, अवैध निर्माण होंगे वैध। दर्शकों, एक आम इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत जरूरतें होती हैं। इनमें से मकान यानी कि सिर पे छत ऐसी जरूरत होती है जो कि जिंदगी में आम आदमी लगभग एक ही बार जिसको बनवा पाता है। हालांकि उसके लिए भागदौड़ वो ताउम्र करता रहता है। ऐसे में ये नई शमन नीति आम जनता के लिए कहा जा रहा है राहत भरी खबर है। बहुत लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पेंडिंग जिनको निपटाया जा सकेगा। बहुत सारे अवैध निर्माण है जिनको वैध की कैटेगरी में लाया जा सकेगा। लेकिन ये नीति कितनी लाभप्रद साबित होगी, क्या ये नहीं कहा जा सकता है? जिस तरह एलडीए में भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई हैं कि इसके जरिए बड़े भूमाफिया और दबंग फायदा भी उठा सकेंगे। चर्चा करेंगे इसी पर हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मगर हमेशा की तरह आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। प्रदेश में अवैध निर्माणों को वैध कराने को लेकर परेशान लोगों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 11 साल पुरानी शमन नीति को बहाल कर दिया है। अब पुरानी शमन नीति के मुताबिक ही अवैध निर्माण को वैध कराए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिलेगी जो छोटे मोटे अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए पिछले 6 महीने से परेशान थे। आवास विभाग ने पिछले साल जुलाई में सभी तरह के अवैध निर्माणों को नियमित कराने के लिए नई शमन नीति को 6 महीने के लिए लागू किया था, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में हाई कोर्ट चले गए थे। इस आधार पर नई शमन नीति के तहत अवैध निर्माणों को वैध करने की क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया था। अब चूंकि नई शमन नीति की 6 महीने की समय सीमा 20 जनवरी को ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब पुरानी शमन नीति को बहाल करने का फैसला किया गया है। एक जो नई शमन पॉलिसी आई थी जिसमें कुछ अतिरिक्त छूटें दी गई थी और उसको कुछ उसमें शमन का उसका जो पैसा जमा करना होता उसमें भी कुछ छूट दी गई थी। कुछ शमन एरिया भी अतिरिक्त रूप से बढ़ाया गया था। वो नई शमन नीति जो 2020 में आई थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था। फिर वो कंपाउंडिंग पॉलिसी का जो आवेदन का समय था वो शमन नीति के अनुसार समाप्त हो गया है। तो अब शासन ने जो अभी शासनादेश जारी करके उसको स्पष्ट किया है कि जो पहले से प्रचलित व्यवस्था थी, जो अधिनियमों के अनुसार जो 2010 की जो पॉलिसी है, तो उसी सीमा के अंतर्गत रहते हुए और उसी 2010 की पॉलिसी के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो 11 साल पुरानी शमन नीति को सरकार ने एक बार फिर से बहाल कर दिया है और इसके जरिए कहा जा रहा है वो आम जनता जो कि परेशान थी अपने घरों को, तमाम उन बिल्डिंगों को वैध कराने के लिए जिसमें छोटी मोटी अवैध चीजें भी जुड़ी हुई हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। खैर, बिना देर किए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए उन सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारी चर्चा में मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं, एलडीए के जानकार हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे साथ सचिन गौड़ जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। दिनेश जी, शुरुआत आपके साथ मैं अपनी चर्चा की करूंगी। सरकार नई नीति लेकर के आई है। जब हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम 24 करोड़ की आबादी के साथ एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे होते हैं जो भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। यानी कि सीधे तौर पर सरकार जो नीतियां लागू करेगी उनका फायदा एक बड़ी जनसंख्या को मिलेगा। ऐसे में शमन नीति जो लागू की गई है, इसके जितने फायदे बताए जा रहे हैं, क्या उतने फायदे आम जनता को मिलेंगे? और जो नई शमन नीति सरकार लाई थी उससे ये कितनी अलग है? क्या वो भी जनता के लिए कारगर थी? देखिए, जैसा आपने कहा कि नई शमन नीति सरकार कोई नहीं लाई है। अभी मैं गंगवार साहब का भी बाइट सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि पुरानी जो शमन नीति थी 2010 में, 2010 से जो लागू थी, जो नई शमन नीति के कारण उसको 6 महीने के लिए रोक दिया गया था।
और अगर पुरानी ही इतनी कारगर थी तो इनको जुलाई 2020 में नई स्वेच्छा शमन नीति लाने का औचित्य ही क्या था। अगर ये उतनी ही कारगर थी तो इनको बीच में इसको लाने की औचित्य कोई था ही नहीं। इसका मतलब कि इसमें उतनी राहत नहीं थी जो कि आम पब्लिक को मिल पाती। आम घरेलू घर बनाने वाले 1000 स्क्वायर फुट, 1200 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट, 1800 स्क्वायर फुट वाले प्लॉट्स के ओनर्स को मिल पाती। इसीलिए वो विशेष तौर से, चूंकि यहाँ पे देखा कि एकदम से पूरा लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से लखनऊ राजधानी में जंजाल फंसा जा रहा था, अवैध निर्माण के निर्माण हो रहे थे, तो उसको देखने के लिए, आम जन को राहत देने के लिए ये 2020 जुलाई में, 17 जुलाई शायद डेट है, मुझे याद आ रहा है, जैसे 17 जुलाई 2020 में या 20 जुलाई 2020 में ये 6 महीने के लिए स्वैच्छिक शमन योजना ही लाए थे, सेल्फ कंपाउंडिंग स्कीम लाए थे कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण करा रखा है, चाहे वो 50 साल पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 2 साल पुराना हो, वो हमारे यहाँ लाए। और उसमें शमन का एरिया भी बढ़ा दिया गया था कि कितना एरिया शमनीय हो सकता है, उसको, इस एरिया को भी एक्सटेंड किया गया था। अभी तक जो ये शमन योजना इन्होंने जो पुनः लागू की है अपनी 2010 वाली, उसकी स्थिति ये है कि मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, आपने बिना नक्शा पास कराए उस पर निर्माण कुछ कर लिया है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारी उपविधि के अनुसार, हमारी गाइडलाइंस के अनुसार, अगर आपने उसमें जैसे 2.5 फ्लोर तक बना लिया है और उसमें प्रॉपर सेटबैक छोड़ते हुए, छज्जा वगैरह छोड़ते हुए, सब कुछ जो है वेंटिलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सारा छोड़ते हुए अगर आपने निर्माण करा लिया है तो उसको, आपको वो शमनीय है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने कुछ 10-20% सेटबैक को भी कवर कर लिया है, जो इनके नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए था कवर, वो ही सिर्फ 10% शमनीय है। अगर आपने 3 फ्लोर के बजाय 4 फ्लोर बना लिए हैं, जैसा कि ये लोग 2020 जुलाई में लाए थे स्वैच्छिक शमन योजना, उसमें ये था कि एक हद तक उसमें निर्माण के क्षेत्र को छूट दी गई थी, अवैध निर्माण के क्षेत्र में छूट थी, काफी अवैध निर्माण को कवर किया गया था कि अगर कुछ ज्यादा भी कर लिया गया है, और एक तो शमन शुल्क भी इसमें कम था, शमन शुल्क भी कम था। इस बीच में लाखों लोगों ने आवेदन भी कर दिया और करोड़ों रुपया टोकन मनी के रूप में, शमन शुल्क के रूप में वहां जमा भी करवा दिया। मैं भी एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैंने अपना नक्शा लेके वहां पहुंचा, तब तक जो है वहां पे हाईकोर्ट द्वारा इस किसी प्रकरण में, कोई अंसारी बंधु या उनके प्रकरण में इस पे स्टे कर दिया गया कि इस तरह तो पूरा जंजाल बन जाएगा और आप जो है सारी अनऑथराइज कॉलोनी, मतलब सारी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को आप ऑथराइज कर देंगे। तो अब गवर्नमेंट की किरकिरी तो हो ही रही थी। अब जैसे 20 जनवरी को जो इनकी जो स्कीम थी, स्वैच्छिक शमन योजना वाली स्कीम 6 महीने की थी, वो ऑलरेडी एक्सपायर कर गई, ठीक है। तो रिट और उस पे जो ऑर्डर हुआ है वो ऑलरेडी अपने आप में सुमोटो इन्फेक्शियस हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब इनको चाहिए था कि अपने महाधिवक्ता से राय लेकर, कोर्ट की सहमति से, यानी कोर्ट से मेरा मानिए उच्च न्यायालय से संबंध है, उससे लेकर ये पुनः जो उन्होंने शमन योजना चालू की थी, नई शमन योजना 2020 में जुलाई में जो की थी, उसमें कुछ संशोधन करते हुए कि हाँ, कोई आदमी अगर अवैध निर्माण करता है और वो प्लॉट या वो संपत्ति विवादित पाई जाती है, सरकारी पाई जाती है, फ्रॉड से हासिल की जाती पाई जाती है, तो उसका शमन शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा और उसका निर्माण भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हुआ यह है कि इसके कारण आम जन जो स्वैच्छिक शमन योजना के तहत फायदा लेना चाहता था, जिसने बना लिए मकान, अनभिज्ञता में बना लिए, और एलडीए में नक्शा पास कराना एक इतना टीडियस जॉब है कि वहां से आपने नक्शा जमा कराया, पैसे जमा कराए, कम से कम 6 विभाग, नगर निगम, जल निगम, आपका इससे ये आपका है ट्रस्ट है, नजूल है, क्या कहते हैं ये आपका फायर है। इसके अलावा और अगर आप एयरपोर्ट के आसपास कहीं बना रहे हैं तो आपको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी एनओसी लानी पड़ती है। अभी एनओसी को लाने में ही महीने लग जाते हैं और तमाम इतना पैसा खर्च होता है कि आम आदमी इस बर्डन को झेल नहीं सकता, इसलिए वो अवैध निर्माण करने पर उतारू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शमन योजना को जो 2010 वाली थी, इसको उन्होंने पुनः लागू किया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये एक तरीके से बस
गुमराह करने की बात है, और अपने मुंह पे कि हमको अगले वर्ष में चुनाव में जाना है, इसलिए पब्लिक को हम कुछ मुंह दिखाना है, खानापूर्ति कर दी गई। खानापूर्ति कर दी, बिल्कुल सही कहा आप, शब्द आपने खानापूर्ति का इस्तेमाल किया, तो इसका कुछ नहीं है मतलब। और इसको जो है रिफाइंड वे में जो इन्होंने स्वैच्छिक शमन योजना जुलाई 2020 में चालू की थी, उसको यथा संशोधित करते हुए कुछ उसमें क्लॉजेस और जोड़ते हुए उसको कम से कम 2 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माणों की इतनी श्रृंखला है, इतनी तादाद है, और स्वैच्छिक योजना के तहत, स्वैच्छिक शमन योजना के तहत यहाँ के लोग, यूपी के लोग, खासतौर से राजधानी लखनऊ के लोग स्वयं उसको जो है ऑथराइज कराना चाहते हैं, उसको रेगुलाइज कराना चाहते हैं, और लाख रुपए भी खर्च होगा तो भी करने को तैयार है, 2 लाख रुपए खर्चा होगा तो भी करने को तैयार है। लोग चाहते हैं कि मेरा जो है नक्शा क्लियर हो जाए, मेरा नक्शा जो है मानचित्र जो है वो पास हो जाए, शमन शुल्क हो जाए, जिससे मेरे को कल को लोन लेना हो, कुछ लेना हो। आज बैंक जो है कुछ करती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लोग करते क्या है, ये एलडीए वालों का, इनके जो विहित प्राधिकारी हैं, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज हैं, एक श्रीमती रितु सुहास साहब है, इस समय डीके सिंह साहब, 2 लोग हैं विहित प्राधिकारी हैं, ट्रांसगोमती शीश गोमती के। ये लोग जो है उसमें किसी चीज में अगर सीलिंग का आदेश कर दिया इन्होंने, किसी की शिकायत पे, सू मोटो पे इनका कोई इंजीनियर जाता ही नहीं, किसी की शिकायत पे, आधा 90% लखनऊ का अवैध निर्मित है। अगर आपका सर्वे करा ले, आप लोग तो प्रेस वाले हैं, आप लोगों के लिए चुटकी का काम है, आप सर्वे करा ले तो आपको कोई कॉलोनी जो ऐसी नहीं मिलेगी जो 10% से ज्यादा ऑथराइज बनी हो, 90% ऑथराइज बनी हुई है, ठीक है। अब पिक एंड चूज वाली बात है, कोई किसी की शिकायत कर देता है तो 5-5, 6-6 साल पुरानी बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो रही, ध्वस्तीकरण के आदेश हो रहे हैं। तो ये एक व्हाइट वॉश टाइप का है, किसी के मतलब मनगढ़ंत, मतलब ये जो बस एक तरीके का बस वो जो आपने अभी शब्द इस्तेमाल खानापूर्ति टाइप की है, बाकी इससे कोई हल निकलना नहीं है। कहा यही जा रहा है कि आम जनता जो है वो इससे राहत काफी हद तक महसूस करेगी। सचिन जी, आपके पास में आऊंगी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है एलडीए को लेकर के, तमाम तरीके की जो खानापूर्ति की जाती है इन्हें लेकर के, अब जो ये नई शमन नीति आई है इसे लेकर के आपके क्या विचार? देखिए, जो शमन नीति नई, पुरानी को नया बना कर लाया जा रहा है, इसमें ये जो भी इनकी नीति है ये रेजिडेंशियल को लेकर है, इसमें कॉमर्शियल का कोई क्लॉज नहीं है इसके अंदर। अगर मान लीजिए हमारे पास कॉमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स ये कॉमर्शियल को रेगुलाइज करने का इसमें इनका कोई वो नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ रेजिडेंशियल का इनका जो भी इनका है वो रेजिडेंशियल का है। अब मान लीजिए हमारे कॉम्प्लेक्स, छोटा सा कॉम्प्लेक्स, मैं पीड़ित स्वयं में हूँ अपने, हमारा एक कॉम्प्लेक्स छोटा सा बना हुआ है तेलीबाग में, ठीक है, वो हमारा लगभग 5 वर्ष पूर्व का है। उस पे हमारे यहाँ लगभग मतलब 100% कॉम्प्लेक्स बने हैं, सब अवैध बने हुए हैं। उस पे क्या है, किसी ने अगर मान लीजिए हमारे बगल पड़ोसी ने हमारी शिकायत कर दी कि सचिन कुमार गौड़ का कॉम्प्लेक्स का नक्शा नहीं पास है, उसका मुकदमा उसका क्या हुआ, उनकी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल कोर्ट में उनका मुकदमा दाखिल हो जाता है। मुकदमा चलता है, मुकदमा चलने में उसको ध्वस्तीकरण का आदेश हो जाता है। और जस्ट हमारे बगल में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बनना, या मेरे बगल में 10 कॉम्प्लेक्स और हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। यहाँ पर यह है कि जिसकी शिकायत हो गई उसके कॉम्प्लेक्स को तोड़ देना है, उसकी दुकान को तोड़ देना है, उसकी बिल्डिंग को तोड़ देना है। उनका लोगों को यह है कि मतलब उनका इंजीनियर या उनके आर्किटेक्ट जो भी हैं वो कुछ नहीं देखते कि मौके पे अगर अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण अगर हो रहा है तो हो ही ना वहां पर वो। अगर आप होना है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसका नक्शा पास करिए। आप हमारे यहाँ नक्शा भी नहीं पास करते हैं और ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है, उसके बाद हमारी बिल्डिंग जहां आप नक्शा नहीं पास करते वहां आप तोड़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल, ये चीज बहुत ज्यादा है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या हम ये ढूंढने की कोशिश ना करें कि इन सब चीजों की जड़ें जो हैं? जी जी, बिल्कुल कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है, लखनऊ में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो एलडीए ने ब्लैक लिस्टेड कर रखे हैं, उसमें से एक तेलीबाग क्षेत्र भी है, और उसके बगल में नहर का एरिया इलाका है, जितने भी एरिया है वो सब ब्लैक लिस्टेड है। यानी कि अगर आप प्रॉपर नक्शा जमा करने जाते भी हैं एलडीए में तो वहां का कंप्यूटर उस नक्शे को उठाता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि आप ब्लैक लिस्टेड एरिया में। ऐसे ही लखनऊ में कई तमाम पॉकेट्स ऐसे हैं जो एलडीए ने ब्लैक लिस्टेड कर रखे हैं। उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। मनोज जी, अगर एलडीए की बात हम करते हैं, शमन नीति की बात करते हैं, तो उससे एक स्टेप पीछे जाके थोड़ा सा हम भ्रष्टाचार की भी बात कर लेते हैं। क्या
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उन्हीं से संबंधित ये शमन नीति है। शुरुआत में काफी ज्यादा ढील देना, लोगों को जहां पर अवैध निर्माण हुए हैं वहां पर कार्रवाई ना करना। कितनी बार ऐसी खबरें आती हैं कि एलडीए में वो बाबू, वो अधिकारी जो 35,000 से 40,000 की नौकरी पर हैं, उनका जो टर्नओवर है वो करोड़ों का है। तो इन सब चीजों को अगर हम लगाम लगा लें तो शायद ये अवैध चीजें जो है यही कम होंगी और फिर शायद ये शमन नीति, इन सब की जरूरतें हमको कम महसूस होंगी। ऐश्वर्या, दरअसल वाइस वर्षा है। मैंने पैनल पे बैठे दोनों लोग बड़ी देर तक बड़ी गंभीरता से सुना। अब जिन क्षेत्रों पे पहले तुम चर्चा कर ले, हमारा जो विषय था, विषय हम बात कर रहे थे कि 2 जुलाई 2021 के बाद जो राहत, देखिए सेल्फ ओरिएंटेड जो समय आपको दिया गया कि आप अगर अवैध निर्माण से संबंधित कोई भी काम आपने किया है तो आप सेल्फ असेसमेंट में आइए और उसका एक राजस्व अमाउंट होता है, उसको जमा करिए, पास कराइए, आपको राहत मिलेगी। ऐश्वर्या, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दरअसल शुरुआत कहां से होती है? लखनऊ शहर में 90%, 92%, 70% परसेंटेज हम निकालते रहेंगे, लेकिन गलत आवास नीति, गलत मकान बनाना, गलत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना, इसकी शुरुआत होती है ओनर से। हमें जो ऐसा नहीं कि ये चीजें आज नहीं है, इन सब चीजों पर अगर आप देखना चाहें, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे वो एलडीओ हो या जीडीओ हो, एडीओ, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके मापदंडों पे हम मकान नहीं बनाते हैं। उतना एरिया पार्किंग का, गैलरी का, बाकी चीजों को नहीं छोड़ते और वहीं से शुरू होता लेन देन का हिसाब किताब। और अंतिम दिन, अंतिम समय तक जब आप एक बिल्डिंग बना लेते हैं तो धन उगाही का, अवैध धन उगाही का एक जरिया आपके यहां शुरू हो जाता है। मैं एलडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बल्कि पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट अथॉरिटी के गेटमैन से लेकर के टॉप क्लास के लोगों की बात करूंगा, अरबों की संपत्तियां उनकी है इसी लखनऊ में। मैं गिना दूंगा तुम्हें कि जो लोग, ऐश्वर्या आपको, कि जो लोग हाथ पे बाबू हैं वो भी यहाँ पर 10, 15, 20, 25 करोड़ के मालिक हैं। कारण क्या है ना, उनको ये पता है एक बहुत बड़ा रैकेट पूरे लखनऊ में चल रहा है, अवैध प्रॉपर्टी डीलरों का, अवैध अधिकारियों का, डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग बोर्ड के लोगों का, जो आपको चिन्हित करके जमीनें बताते रहते हैं और उस पर अवैध काम शुरू हो जाता है। अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब तेलीबाग एरिया, मैं भी तेलीबाग एरिया में रहता हूँ, रश्मि खंड मेरा आवास है, तो दरअसल हम भी उन चीजों को समझते हैं, लेकिन मिली जुली, मैं फिर कहूंगा कि मिली जुली भगत अधिकारियों की, कर्मचारियों की और उस प्रॉपर्टी ओनर की, जब तक आप खुद से पेन नहीं लेंगे, आप धन उगाही के जरिया बनते रहेंगे, देते रहेंगे, टूटता रहेगा, कोर्ट के चक्कर आप काटते रहेंगे। हाँ, इसमें जेन्युइन लोग भी परेशान हो रहे हैं। कारण ये है, जैसे गौर साहब ने कहा, साहब मेरे बगल किसी ने शिकायत कर दी। अरे भाई, शिकायत एक व्यक्ति की नहीं होती, जब शिकायत का सिलसिला शुरू होता है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने अवैध निर्माण किया है तो आज नहीं तो कल। राजनीतिक दुरावेश में हमने देखा पूर्व विधायकों का मकान, गौर साहब आपको पता होगा, बंगला बाजार से लेकर के, तो जी। तो ऐश्वर्या, मेरा ये कहना है कि ये जो नीति 2011-2010 थी, 6 महीने को लोगों को रिलैक्सेशन पीरियड मिला हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है कि तब 2010 में, 2021 में बड़ा परिवर्तन लखनऊ में आया है, बल्कि पूरे प्रदेश में आया है। तो नई आवास नीति आनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए और सेल्फ में जो ओनर हैं वो भी पेन लें, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार को लाभ क्या होगा ऐश्वर्या? सरकार को अच्छे राजस्व मिलने के चांसेस है अगर इसको रेगुलाइज कर लेते हैं तो। बिल्कुल जी। छोटा सा ब्रेक है सर, आपको रोकना चाहूंगी, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद मेरे पास भी कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी कि क्या तमाम तरीके की जो फॉर्मेलिटीज हैं आम इंसान उन्हें समझ नहीं पाता, उनको पूरा करते करते इतना वक्त हो जाता है, इसीलिए शायद भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, या फिर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इसलिए ये 40 चीजें होती हैं। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service
and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। पुरानी शमन नीति होगी बहाल, अवैध निर्माण होंगे वैध। चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पे हम। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए सीधे जब मेहमान उनके पास चलते हैं। दिनेश जी, आपके पास लौटेंगे। जो आपने तमाम सारे फॉर्मेलिटीज लेने के लिए, जब आप इंसान एक घर बनाता है, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाता है, इतनी सारी चीजें जब उसको पास करनी पड़ती हैं और एक आम इंसान को ये सारी चीजें शायद पता ही नहीं होती हैं। क्या ये एक बड़ा फॉर्मेलिटीज का जंजाल भी एक समस्या का विषय है? नहीं, तो मैं तो पहले आपके पैनल हेड से एक बात पे ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि जो बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआती गलतियां हैं। उन्होंने जो इंगित किया, उसके बाद ही सारा भ्रष्टाचार का क्रम चालू होता है। बाकी इनकी सारी बातों को मैं मानने को तैयार हूँ, पर इस बात पे थोड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कारण उसका ये है कि आपने एलडीए से कभी नक्शा पास करवाया हो या आप करवाने जाए, इतना टीडीएस बना रखा है। हम कह रहे हैं, आप ये बताइए कि मैंने एक प्लॉट खरीदा है, उसका दाखिल खारिज भी हो गया है, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर्ड भी कर दिया है, प्रॉपर स्टैम्प भी ले ली है। उसके बाद मैं अगर उस प्लॉट पे नक्शा सबमिट करता हूँ तो आप 6 जगह से एनओसी क्यों मांगते हैं? क्या मतलब है नगर निगम का, क्या मतलब है नजूल का, क्या मतलब है ट्रस्ट का? ये वो देखते हैं कि कहीं ये ट्रस्ट की जमीन तो नहीं, कहीं ये नजूल की जमीन तो नहीं, कहीं ये नगर निगम की जमीन तो नहीं। तो क्या जब मैंने बैनामा लिया था तो सब रजिस्ट्रार ने उसको चेक नहीं किया था? और जब मेरा बैनामे के आधार पर म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज हो गया राजस्व अभिलेखों में, तो क्या तहसीलदार ने नहीं देखा था उसको, या तहसील के कर्मचारियों ने नहीं देखा था? अगर ये एक्सरसाइज मेरी पूरी हो चुकी है जी, और उसके बाद आप 5-5, 6-6 जगह हमको दौड़ाते हैं एनओसीज के लिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, वहां पैसे खाने की हिसाब किताब बना हुआ है, हर हेड पे जाके आप दौड़िए, तो आदमी इतना दौड़ के वैसे ही परेशान हो जाता है। मैंने अभी अपने साले का नक्शा पास कराया आलमबाग क्षेत्र में। मुझ जैसे, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, मेरे जैसे को 1.25 लाख रुपए खर्चा करना पड़ गया एनओसी पे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ऑन ओथ भी कह दूंगा ये बात, और आप अगर कहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा जिनको मैंने ये पैसे खर्च किए अपने हाथ से। तो जो आम जनता है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, सोचिए वो कितनी भागादौड़ी करती है। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक चीज का बैनामा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, रजिस्टर्ड बैनामा है, और एक उसको जो है गस्टेड ऑफिसर ने रजिस्टर्ड किया है, और एक गस्टेड ऑफिसर ने उसका म्यूटेशन भी कर दिया है, तो उसके बाद इन सब एनओसीज का क्या औचित्य है? हम तो उसके ओनर है ही है ना, क्लियर कट ओनर है, फ्री होल्ड ओनर है। तो उसके बाद आप उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, तमाम जो नजूल से पूछ रहे हैं, ट्रस्ट से पूछ रहे हैं। अगर ट्रस्ट का होता तो क्या सब रजिस्ट्रार मेरे पक्ष में रजिस्ट्री कर देता और तहसीलदार मेरे पक्ष में म्यूटेशन कर देता? वो तो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है जी, ठीक है। और उसके बाद इतनी फीसें हैं, इतने आप सेटबैक छुड़वाते हैं। देखिए, जैसे नगर निगम का क्षेत्र, क्या कहते हैं, एलडीए का क्षेत्र मान लीजिए इस समय तेलीबाग है, ठीक है। अगली महायोजना में वो बढ़ के चला जाता है कल्ली पश्चिम तक, ठीक है। तो अगली महायोजना में जब वो एक्सटेंड होता है, अपना क्षेत्र एलडीए एक्सटेंड करता है, तब तक उस पे अगर आधे से ज्यादा निर्माण हो चुके 50% जमीन पर, तो उन 50% जमीनों को क्या होगा? बिल्कुल, मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं। बिल्कुल, हमको उत्तर दे इस चीज का जी। बनाने वाले लगा दिए छोकरा साहब, एक्चुअल में शायद आपने मेरा पूरा सवाल सुना नहीं, जवाब आपको दे रहा, बिल्कुल ठीक बात है। ऐश्वर्या, आप पेशे से वकील हैं, बेहतर कानून का नॉलेज रखते हैं, लेकिन इसी लखनऊ शहर में रजिस्ट्री दर रजिस्ट्री एक प्रॉपर्टियों की 20 रजिस्ट्रियां हुई, हम लोग उसको भी जानते हैं। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कुछ नहीं कर सकता कोई, कि जब डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी
लैंड एरिया को एक्वायर करती है, एक्वायर करने के बाद सारी हरताएं पूरी करके वो टेंडरिंग करती है, और टेंडरिंग करके वो अपने उपभोक्ता की रजिस्ट्री करती है, उसको हैंडओवर करती है। बिल्कुल ठीक बात, तो सारे बिंदुओं की जांच हो जाती है। इनको सरल करना चाहिए अथॉरिटीज के प्लॉट से, अथॉरिटी की स्कीमों को, लेकिन कुछ न कुछ चीजें लेंदी हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते। मैं दूसरी बात होकर साहब कह रहा था, दरअसल हमारी आदत में बन गया है कि हम लेंदी प्रोसीजर को अपनाते कम है, लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इजी गोइंग रास्ता आपको मैं बताना चाहूंगा, एलडीए के मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं उस पर मकान बनवाने के पहले दिन जब आप न्यू खोदने जाते हैं तो आप ढूंढते सुपरवाइजर कौन है, और सुपरवाइजर से आप वहां पैसा देना शुरू करते हैं और अब अवैध बिजली लेते हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10% लोग भी जेन्युइन है, 90% लोग तो पैसा दे ही रहे हैं ना। नीतियां में संशोधन होना जरूरी है क्योंकि समय की मांग है, लेकिन पुरानी नीतियों पे काम नहीं किया गया, हम इस बात को भी जानते हैं। और जिस 6 महीने पे हम बहस कर रहे हैं, सूर्या फिर कहना चाहूंगा, चाहे ओटीएस स्कीम हो या चाहे इस तरह की स्कीम हो, जनता और सरकार के बीच में मुद्दों को सुलझाने के लिए और बड़े राजस्व की उगाही होती है, हम भी इस बात को जानते हैं, और उस दौरान आम आदमी को राहत मिलती है। बिल्कुल आपकी बात है। मैं सचिन जी आपके पास आऊंगी अपने बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वक्त कम है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप भी इस बात से, अगर आम जनता के पक्ष से बोला जाए कि बहुत ज्यादा भागादौड़ी और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं इन सब चीजों को लेकर के? जी, जैसे मनोज जी ने कहा कि जो ऑनर और एलडीए या आवाज का जो भी है, ये लोग मतलब शुरू से ही मतलब ये लोग आप मतलब इलीगल चलना शुरू कर देते हैं कि जेई को घूस देना या उससे, अगर हमारा जैसे हम कहते हैं हमने सेटबैक नहीं छोड़ा या हमने नक्शा नहीं पास करा, अगर आप हमारा नक्शा पास करेंगे, ठीक है, हमें आप रेगुलाइज करेंगे, तो हम गलत काम क्यों करेंगे? अब हम जब गलत टोटली गलत कर रहे हैं तो गलत हो रहा है, तो गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सही करने का मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, और हम गलत करना नहीं चाहते, हम अपना पैसा किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी बस हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमारा वहां नक्शा नहीं पास हो रहा है, एलडीए हमें तोड़ने भी आ रही है, एलडीए हमें रोकने भी आ रही है, ठीक है, और हमारी बिल्डिंग बन भी जा रही है। तो हमारे साथ तो मतलब दो तरह से चीजें हो रही ना कि मतलब आप हमें मतलब एक मुझे खाने को नहीं दे रहे, दूसरी तरफ मुझे मार भी रहे हैं। तो हमें अगर हमने नक्शा हमारा पास कर या हमसे आप जो आप रेगुलाइज करने का जो भी चाहे हमसे लीजिए, हम ना किसी को घूस देने हैं, ना हम कोई इस तरह करेंगे। करना चाहेंगे। कुल मिलाकर के जो मोटे मोटे तौर पे समझ में आया वो ये कि जो नीतियां हैं वो इतनी ज्यादा टफ और टीडियस होती हैं कि आम जनता शायद उन्हीं के चक्करों में फंस के रह जाती है, और ये भी एक बड़ी वजह हो जाती है एलडीए में बाबुओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की। अगर इन सब चीजों के प्रोसेस को सरल कर दिया जाए तो शायद बहुत सारी नीतियां हैं जो अपने आप सुलझ जाएंगी, और हमें इस तरह के अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए कम वक्त, अतिरिक्त शुल्क, इन सब की जरूरत शायद पड़ेगी ही नहीं। इसी के साथ बहुत धन्यवाद सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी 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 दिनेश जी, देखिए ऐसा है, जैसे अभी मेरा जो निर्माण था, मेरे साले मेरा जो अवैध निर्माण था वो, जबकि मैंने 3 फ्लोर पास करा रखे थे, 1 फ्लोर मैंने जो है अनजाने में कि मतलब किसी को रखना पड़ सकता है अपने भाई वगैरह को, तो मैंने 1 फ्लोर ज्यादा निर्माण करा लिया, उस पर सीलिंग का आदेश हो गया। अब सीलिंग के आदेश के बाद ये देखिए कि उन्होंने एक कॉपी उसकी जो है थाने को भेज दी कि ये सीलिंग की का जो अनुपालन जो है आपने कराना है, ठीक, और एक कॉपी भेज दी क्या कहते हैं एक्सियन, वहां के क्षेत्रीय एक्सियन लाइट वाले को, बिजली वाले को, बिजली संयोजन वाले को, कि आप इनको बिजली कनेक्शन नहीं देंगे। अब एक तो ये बताइए कि हमने कोई एलडीए की संपत्ति पे तो बनाया नहीं, मेरी संपत्ति मैंने लाखों रुपए खरीदी, लाखों रुपए का उस पर मैंने निर्माण करा दिया, ठीक है, और उसके बाद आप हमको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे हमने चोरी कर ली एलडीए की। हमने कौन सी भाई, हमने अवैध निर्माण ही तो कराया है, आप उसका तो शमन शुल्क लीजिए या उसका नियमानुसार ध्वस्तीकरण करा लीजिए। अब आप इस तरह के लड़के दिख रहे हैं, मोहल्ले में आकर पुलिस वाले खड़े होकर वहां पे सीलिंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यानी कि आम जनता जिन सारी प्रक्रियाओं से गुजरती है जो कि बहुत मुश्किल होती हैं, उन सबको भी सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ ना कुछ ढिलाई बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी अपनी जानकारी दी जो शायद आम जनता की मुश्किलें हैं जो आम जनता रखना चाहती है सबके सामने। सचिन जी बहुत धन्यवाद आपका, मनोज जी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा से हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।